हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग करने वाले हैं पीएच स्केल, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं पीएच को। तो यहाँ पर पी से जो हमारा मतलब होता है वो होता है पोटेंज। पोटेंज मतलब क्या होता है? पोटेंज मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल से हम लोग बच्चों पावर समझ सकते हैं, पावर। तो ये जो पोटेंज वर्ड है ये हमारा इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इंग्लिश का वर्ड हमारा है पोटेंशियल, और पोटेंशियल से मतलब होता है पावर। तो पावर ऑफ H प्लस आयन। H मीन्स क्या होता है? H प्लस आयन। H प्लस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, या फिर यहाँ पर हो सकता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव। ठीक है। तो पीएच का यहाँ पर वर्ड से अगर इसका मीनिंग निकालें तो P से मतलब आता है हमारा पावर या फिर पोटेंशियल, और H से मतलब आता है हमारा हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो क्या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन क्या अलग अलग चीज़ें हैं या फिर एक ही चीज़ है? तो बच्चों हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर जो हमारा एसिड होता है वो हमारे क्या देता है? H प्लस, या फिर जो हमारा दूसरा आयन होता है उसमें डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो H प्लस होता है ये एक्चुअली क्या होता है? ये H3O की फॉर्म में होता है, क्योंकि जब HCl यहाँ पर स्प्लिट करेगा तो किसकी प्रेजेंस में स्प्लिट करेगा? वाटर की प्रेजेंस में। तो ये जो H प्लस होता है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O बनाता है। ठीक है। तो एक्चुअली में हमारा जो एग्जिस्ट करता है वो हाइड्रोनियम आयन ही एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग उसकी जगह पर H प्लस लिख लेते हैं आसान करने के लिए उस इक्वेशन को, या फिर हम आसानी से समझने के लिए इसको H प्लस आयन लिख लेते हैं बच्चों। तो आपको कहीं पर भी H प्लस आयन दिखेगा या फिर हाइड्रोनियम आयन दिखेगा तो उसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है। तो उसमें आप लोगों को बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे वो हाइड्रोनियम आयन लिखा हो चाहे वो हाइड्रोजन आयन लिखा हुआ हो, उसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है। तो H3O कुछ नहीं होता है, बस का मतलब होता है H प्लस और एक H2O का मॉलिक्यूल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है H3O प्लस। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो हमारा पावर ऑफ H प्लस आयन होता है वो डिसाइड करता है हमारी पीएच वैल्यू को। ठीक है। तो पीएच वैल्यू की नीड कहाँ पर होती है? हम लोग पीएच पावर ऑफ H प्लस आयन क्यों निकालते हैं? तो बच्चों हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि हमारा जो एसिड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ H प्लस आयन या फिर नंबर ऑफ OH निगेटिव आयन पर। ठीक है। जैसे हमारा जो कोई केमिकल है वो कंप्लीटली अगर डिसोसिएट होगा तो वो हमारा स्ट्रॉन्गर शो करेगा, और अगर हमारा केमिकल वीकली डिसोसिएटेड हुआ या फिर पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ तो वो हमारा जो केमिकल होगा वो वीक कैटेगरी में शो होगा। यानी जो हमारे एसिड होते हैं, बेस होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं या फिर वीक होते हैं। दैट मीन्स उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो वेरी करती है, और वो डिपेंड करती है किस पर? हमारा H प्लस आयन या फिर OH निगेटिव आयन पर। ठीक है। तो स्ट्रेंथ को जो हमारा पीएच होता है वो किसको बताता है? वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हमारा जो पीएच होता है वो किस काम आता है? वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के लिए काम आता है। इसका मतलब किसी भी केमिकल की पीएच वैल्यू से हम लोग ये पता कर सकते हैं बच्चों कि हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। इसी तरीके से बेस को भी हम लोग पता कर सकते हैं पीएच वैल्यू को देख के कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों पता किया कि हमारा जो पीएच है वो किस काम आता है। किस काम आता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को बताने के काम आता है। और किस तरीके से आता है? वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर मेजर करता है और हमको कुछ वैल्यूज देता है। ठीक है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। उससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन ये आता है कि
एसिड के केस में H+ आयन हमारा यहाँ पर था, ठीक है, और बेसिस के केस में हमारा हाइड्रोक्सिल आयन था, दैट मीन्स OH नेगेटिव आयन। तो अगर ये जो हमारा स्केल है वो केवल H+ आयन को मेजर करेगा तो इसका मतलब है इसको केवल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को ही बताना चाहिए था, यानी कि एसिड स्ट्रांग है या फिर वीक है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए थी। क्योंकि बेसिस के केस में जो हमारा आयन होता है वो हमारा आयन होता है हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ पर पीएच के नाम में यहाँ पर हम लोग केवल और केवल H+ आयन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पीएच स्केल से हमको केवल एसिड की स्ट्रेंथ पता लगनी चाहिए, बेसिस की स्ट्रेंथ पता नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं होता है। हमको पीएच स्केल से एसिड की भी स्ट्रेंथ पता चलती है और साथ ही साथ बेसिस की भी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो इसका रीजन क्या है, आइए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों जब कोई चीज एसिड होती है इसका मतलब है कि उसमें H+ आयन जो है या फिर हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा मात्रा में है या फिर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई बेसिक चीज़ होती है या फिर बेस होता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हमारे हाइड्रोनियम आयन से ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो 3 चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड कब होगा? जब H+ आयन ज़्यादा होगा या फिर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होगा, और बेस कब होगा? जब OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे उसी सॉल्यूशन में। और अगर दोनों के जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है तो उसको हम लोग कहेंगे सॉल्ट। और सॉल्ट को भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है और एक बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में भी वही वाली यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा कि H+ आयन उसमें थोड़े से ज़्यादा होंगे एसिडिक में और बेसिक में OH नेगेटिव आयन। जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा उसमें कंप्लीटली हमारे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बात होती है कि जो हमारा एसिड और बेस होता है बच्चों, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री चीज होती हैं। इसका मतलब है अगर किसी चीज़ की एसिडिटी बढ़ेगी यानी एसिड करेक्टर बढ़ेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, वो लोअर होगा, ठीक है। अगर ये हमारा इंक्रीज करेगा तो बेस हमारा ऑलरेडी डिक्रीज ही कर रहा होगा एट द सेम टाइम, ठीक है। तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ की H+ आयन को पता लगा लेते हैं तो अगर उसका H+ आयन ज़्यादा हुआ इसका मतलब वो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा शो कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली वो बेसिक करेक्टर लो शो करेगा। तो बच्चों इसलिए हमको यहाँ पर अलग से OH आयन कंसंट्रेशन के पता लगाने की नीड नहीं होती है उसकी एसिड और बेसिस के करेक्टर को पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा pH स्केल ही काम करता है एसिड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए भी और साथ ही साथ बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए भी। तो यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि पीएच स्केल को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पीएच स्केल को दिया था वो हमारे साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। तो बच्चों सोरेनसन ने हमको पीएच स्केल के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करते हैं कि H2O, अच्छा H2O क्या होता है? H2O एसिड भी नहीं होता और बेसिक भी नहीं होता, तो हम लोग ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो इसको हम लोग लेके समझते हैं कि इसमें H+ आयन भी होते हैं और OH आयन भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 मोल वाटर का लेते हैं, ठीक है, 1 मोल लेते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23, कितने सारे मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास 1 मोल में H2O के। तो उसमें 1 मोल अगर H2O लेते हैं तो उसमें H+ आयन कितने होंगे और OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन कितने होंगे? तो ये लगभग कितने होते हैं? 10⁻⁻7। यहाँ पर ये भी क्या होते हैं? 10⁻⁷। इसका मतलब है यहाँ पर H+ और OH की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? बराबर है। यहाँ पर एक बात और बच्चों हम लोगों को दिख रही है कि इस H2O के रिस्पेक्ट में ये H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी कम है, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 10⁻⁻7, तो अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो ये कंसंट्रेशन कितनी कम है। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ H2O में से कुछ ही पार्ट जो होता है वो H+ और OH में ब्रेक हो जाता है, ठीक है।
इसीलिए बच्चों क्या होता है कि अगर हमारा प्योर वाटर है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो H+ और OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन है। तो हमें वहाँ पर इस बात की डिस्कशन नहीं करनी थी इस चैप्टर में। हम लोगों को देखना है कि जो हमारी ये जो कंसंट्रेशन है, हम लोगों को देखना है बच्चों, ये जो हमारी कंसंट्रेशन है H+, इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि जो हमारी जो pH वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, H+ कंसंट्रेशन पर, यानी नंबर ऑफ H+ आयन पर। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हुई, यहाँ पर हुई 10⁻⁷ मोलर। ठीक है, तो हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि H+ की कंसंट्रेशन है हमारी 10⁻⁷। तो ये जो हमारा डिजिट है, ये डिजिट जो है इसको और आसान करने के लिए, इस डिजिट को आसान करने के लिए pH के लिए सोरेनसन ने एक फॉर्मूला दिया जो कि था हमारा -log ऑफ H+ आयन। ये हमारा फॉर्मूला था, pH का फॉर्मूला था। क्या था, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H+ आयन, या फिर H, यहाँ पर H+ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3O, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से इस वैल्यू को उन्होंने सिंप्लीफाई किया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं किस तरीके से सिंप्लीफाई किया। अब अगर हम लोग H+ की वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 10⁻⁷। अब बच्चों लॉग, आपको अगर लॉग सॉल्व करना आता है तो जो हमारा यहाँ पर 10 की पावर में होता है ये हमारा कहाँ पर आ जाता है, आगे आ जाता है। तो हमारा माइनस इंटू -7 और log 10, और log का बेस भी 10 होता है, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो +7 इंटू 1। तो हमारा pH की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7। अगर अब हम लोग बात करें कि जो हमारी H+ की नंबर थे वो कितने थे, 10⁻⁷, और यहाँ पर pH की वैल्यू आ गई 7। तो बच्चों हम लोग इजीली यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को कंपैरिजन करके कि कौन सी वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाइड है। वो हमारी नॉर्मल वैल्यू जो 7 है वो सिंप्लीफाइड वैल्यू है, इसलिए इन्होंने pH स्केल दिया कि हमारी जो सिंपल नंबर से हम लोग किसी भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को बता पाएं इन सिंपल नंबर्स के थ्रू। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 7 इस तरीके से ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो यही हमारा क्या है, pH स्केल है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -log H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग बात करते हैं अगली। तो बच्चों आपके सामने ये स्केल, pH स्केल आ रहा है, यहाँ पर क्या है 0 to 14, यानी जो हमारा pH स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 वैल्यू तक यहाँ पर काम करता है। सिंपल जो हमारे डिजिट्स हैं 0 to 14, उसमें जो हमारी 7 है, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने pH 7 निकाली थी, वो किसकी थी, वाटर की थी, और वाटर कैसा था, न्यूट्रल था, तो ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, तो हम लोगों ने जो 7 वैल्यू को यहाँ पर न्यूट्रल लिया हुआ है। आप लोग बच्चों देख रहे हैं जो 7 का कलर है वो लगभग ग्रीनिश कलर है, और जो 0 to 7 वैल्यू आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जो हमारा कलर क्या शो कर रहा है, रेड टू ऑरेंज जा रहा है हमारा, यानी जो स्ट्रॉन्गर वैल्यू है वो हमारी रेड वाली है, या फिर इसको हम लोग पिंक बोल सकते हैं। ये जो बच्चों शुरू की डिजिट है हमारी 0 to लगभग 3.4 या 3.5 तक, ये हमारे जो रेंज है ये हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज होती है, और जैसे जैसे हम लोग pH वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो घटती जाती है, और ये जो हमारा सेकेंड हाफ है हमारा एसिड का वो हमारा शो करता है वीक एसिड का। ठीक है, सो टोटल हमारा 0 to 7 जो हमारा पार्ट है ये पूरा पार्ट हमारा एसिडिक पार्ट है, और जो फर्स्ट हाफ है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सेकंड हाफ इसका वीक एसिड शो करता है। तो जैसे ही हमारा pH वैल्यू बढ़ती जाती है हमारी एसिड की स्ट्रेंथ घटती जाती है। ठीक है, तो जो शुरू की वैल्यू है 0 1 2 2.5 3, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड की हैं, जिसमें हमारा HCl, गैस्ट्रिक जूस, लेमन, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं। इसी तरीके से जो वीक एसिड है उसमें हमारा एसिटिक एसिड और भी बहुत सारे, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारी जो एसिड्स हैं वो हमारे लाई करते हैं वीक एसिड में। तो इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड हाफ है वो हमारा 7 to 14, वो पूरा पार्ट हमारा डेडिकेटेड है किसके लिए, बेसिस के लिए।
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारी वैल्यू एसिड में बढ़ रही थी तो हमारी स्ट्रेंथ घट रही थी, उसी तरीके से जो हमारा बेस वाला पार्ट है उसमें जब हमारी पीएच वैल्यू बढ़ती है तो हमारी बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है वहाँ पर। तो जो हमारा जो बेसिक पार्ट है उसमें लगभग 10.4 10.5 तक हमारा जो बेस होते हैं वो वीक बेस होते हैं, और उसके बाद वाला जो सेकेंड हाफ है हमारा बेस का वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। तो जैसे हमारे NaOH होते हैं, ये सारे जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमारे सेकेंड हाफ में आते हैं, और जो हमारा वीक बेस का पार्ट है उसमें हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ और वैसे ही और भी हमारे जो वीक बेस होते हैं वो लाई करते हैं हमारे वीक बेस की कैटेगरी में। तो बच्चों इसी तरीके से ये जो पीएच स्केल है ये हमारी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हम लोग पीएच की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपनी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को। सो आइए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पीएच स्केल जो था वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को शो कर रहा था। जो हमारा पीएच था वो हमारा जो 0 टू 14 रेंज होती है हमारी एसिड और बेसिस की, उनको शो करने के लिए हम लोगों ने कौन से स्केल का यूज़ किया? पीएच स्केल का यूज़ किया। बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर का पीएच से हमारा रिलेशन क्या है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ हम लोग पीएच को पता लगाने के लिए करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि बच्चों हम लोग पीएच स्केल का यूज़ खुद ही हम लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाने में करते हैं, तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक और इंडिकेटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों होता क्या है कि ये हमारी क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू है। जो पीएच रेंज होती है वो हमारी 0 टू 14 मैथमेटिक्स यानी डिजिट्स में आती है, पर हमको उसको फिजिकली हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है, कि अगर हम लोग फिजिकली क्या होता है कि कोई किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग आंखों से या कान से या टच करके या उसका टेस्ट करके इन सब चीज़ों से हम किसी चीज़ को पता लगाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग उसका पता लगा रहे हैं। तो जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दो बेसिस पे काम करते हैं, या तो कलर चेंज को पता लगा देते हैं या फिर ऑर्डर की हेल्प से पता लगा देते हैं कि कौन सा हमारा एसिड और बेस है। अगर आप लोगों ने बच्चों अभी तक इंडिकेटर वाला पार्ट नहीं देखा है तो तुरंत जाके उस इंडिकेटर वाले पार्ट को रिफर करिए, जहां पर आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में सारी A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो जो इंडिकेटर होता है हमारा, वो हमारी इस मैथमेटिकल जो वैल्यू होती है जो पीएच को, वो फिजिकल रूप में बता देता है, और किस बेस पे? कलर को चेंज करके बता देता है कि हमारी जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, यानी वो ऑल 0 से 14 तक सारी वैल्यू का जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। तो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो किसके पता लगाने के लिए यूज होता है? वो पीएच वैल्यू को पता लगाने के लिए हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज बच्चों करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं पीएच की वैल्यू पता लगाने के लिए, और पीएच की वैल्यू को हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो एक दूसरे के सभी काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा यूनिवर्सल पेपर फॉर्म में होता है, दैट मीन्स एक पीएच पेपर आता है जिसको हम लोग लैब में देख सकते हैं, या आप लोगों ने अगर अभी तक केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो बच्चों अपने केमिस्ट्री टीचर से आप पूछेगा कि हमें पीएच पेपर चाहिए है सर, तो पीएच पेपर के साथ आपको एक कलर स्ट्रिप भी देंगे जिसमें सारे के सारे 0 टू 14 कलर आपको वहाँ पर पहले से प्रेजेंट होंगे। तो जब आप लोग उस पेपर स्ट्रिप को किसी भी केमिकल में डिप करेंगे तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेगा। तो उस कलर को जब आप उस कलर टैली से, कलर स्केल से मैच करेंगे तो आप लोग पता लगा पाएंगे बच्चों कि जो हमारा कलर है वो किस वैल्यू ऑफ पीएच का है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी बच्चों देख रहे होंगे कि ये हमारी इस तरीके से पीएच स्ट्रिप आती है और ये कलर स्केल भी उसके साथ आता है। तो जब आप लोग इस पेपर स्ट्रिप को डिप करेंगे तो तुरंत आपको बच्चों कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेगा, और उसको आप लोग इस टेबल से टैली कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका जो केमिकल है वो किस पीएच का है, और उस पीएच की मदद से आप लोग पता लगा सकते हैं कि वो जो एसिड है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, या फिर बेस स्ट्रांग है या फिर बेस है। तो यहाँ पर दूसरा तरीके का जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में आता है बच्चों।
मतलब काम सेम होता है यहाँ पर, इतने ही 0 to 14 कलर, यहाँ पर भी कलर चेंज के बेस पे ये इंडिकेटर काम करता है, और ये बस सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में आता है। इस तरीके का हमारी लैब में प्रेजेंट होता है बच्चों, और इसमें भी हमारे ऑल टोटल 14 कलर डिफरेंट शो होते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जिस केमिकल को हमको चेक करना होता है तो उसमें हम लोग इस इंडिकेटर की कुछ अमाउंट को उसमें उस ड्रॉप वाइज ड्रॉपर की हेल्प से उसमें डाल देते हैं, और हमारा जो कलर होता है वो करेक्टरिस्टिक कलर मिलता है, और उस कलर को इस कलर टैली से हम लोग फिर टैली करते हैं और अपनी पीएच का पता लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। तो आई होप बच्चों की यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच वैल्यू के बारे में आज आप लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा बच्चों। तो ऐसे ही आप लोग इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहिए। तो मिलते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और एक बात बच्चों और, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।